नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपके सामने यूनिट 10 का सुपर फास्ट रिवीजन को लेकर आए हैं, जो कि आपकी 19 जून की परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, आपकी डिमांड पर ही हमने यूनिट 10 को समराइज किया है। उसी प्रकार यूनिट 9 को भी हम समरी करके आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज हम आपके सामने यूनिट 10 के सुपर फास्ट रिवीजन को लेकर आए, जिससे मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। दोस्तों, आप इसको रट कर जाइएगा, बिल्कुल भी इसको इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने का राज सिर्फ अपने कार्य को समय पर शुरू करना है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने समय पर अपने कार्य को शुरू किया है, पूरी लगन, पूरी मेहनत और श्रद्धा से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे हैं। ये तय है, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम यूनिट 10 के रिवीजन को सुपरफास्ट तरीके से करें, जिससे कि यूनिट 10 के अधिकांश प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिलें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। दोस्तों, हम इसमें सभी आयोगों को सुपरफास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। इनको कुछ बिंदुओं के तहत आज हमारा रिवीजन होगा, जैसे कि आयोग की प्रगति कैसी है, स्थापना कब हुई थी, आयोग की संरचना क्या है, कितने अध्यक्ष हैं, कितने सदस्य हैं, आयोग की नियुक्ति कौन करता है, आयोग का कार्यकाल कितना होता है। ये आयोग, जो भी संबंधित आयोग है, वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, उनको हटाने की अधिकारिता किसके पास है, उनके पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अन्य उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो यूनिट 10 के अधिकांशतः बिंदुओं को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। तो आप इस पर बहुत ही ध्यान से अध्ययन करें और रट कर एग्जाम में अवश्य जाएं। तो आज हम इस अध्ययन को शुरू करते हैं, जिसमें पहला है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग की कैसी प्रकृति है? यह एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, निकाय 3 प्रकार के होते हैं। पहला संवैधानिक होता है, दूसरा सांविधिक होता है, तीसरा निकाय होता है कार्यकारी निकाय। ऐसे निकाय जिनका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में आपको मिलता है, जैसे कि वित्त आयोग हो गया अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323। यानी ऐसे आयोग जिनका वर्णन हमें संविधान में किसी अनुच्छेद में मिलता है, उन्हें बोलते हैं हम संवैधानिक आयोग। ठीक है। दूसरा होता है सांविधिक आयोग। ऐसे आयोग जिनका गठन किसी अधिनियम के तहत किया जाता है, जैसे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 इत्यादि। इसी प्रकार के अधिनियम के तहत गठित निकाय को हम सांविधिक निकाय कहते हैं, जैसे कि एनजीटी हो गया, जो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित है। इसके अलावा होते कार्यकारी निकाय, जो कि संसद होती है, जो कैबिनेट होती है, वो किसी प्रस्ताव के द्वारा उसको गठित कर देती है, जैसे कि नीति आयोग हो गया। तो कार्यकारी निकाय को कभी भी उनका गठन किया जा सकता है, कभी भी उनको समाप्त किया जा सकता है। उनको समाप्त करने के लिए किसी विशेष प्रावधान की जरूरत नहीं पड़ती है। सांविधिक निकाय अधिनियम के तहत गठित होते हैं और अधिनियम के तहत ही इनको समाप्त किया जा सकता है। और संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में हमको मिलता है। तो पहले पढ़ेंगे हम भारतीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, इन तीनों वर्णों का बहुत ही गौर से ध्यान रखें कि कौन सा निकाय संवैधानिक है, कौन सा सांविधिक है। सांविधिक को हम वैधानिक निकाय भी बोल लेते हैं, कानूनी निकाय भी बोल लेते हैं। इसके अलावा कौन सा कार्यकारी निकाय है। तो यहाँ भारतीय निर्वाचन आयोग सांविधिक निकाय है, जिसका वर्णन हमें भाग 15 में मिलता है। किसमें मिलता है? भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं वर्ष 2011 से। इसकी संरचना में क्या होता है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। इनकी योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक, इससे पहले जो भी पूर्ण हो जाए, अगर वो 65 के होने से पहले उनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो वो पद
पद से हट जाएंगे, या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वो 65 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेते हैं तो वो पद पर नहीं रहेंगे। इनके कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई प्रावधान या कोई वर्णन नहीं मिलता है। इनका ये अपना त्यागपत्र जो है, जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, वो अपना त्यागपत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं और इनको हटाने की जो अधिकारिता है वो राष्ट्रपति महोदय के पास है। राष्ट्रपति इनको कदाचार और अक्षमता के आधार पर तभी हटाएंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जांच के पश्चात ये कह देता है, ये पास कह देता है कि हाँ, इन पर जो कदाचार और अक्षमता का आरोप लगा है वो सही है, तो राष्ट्रपति महोदय उनको हटा देते हैं। अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को हटा देते हैं। तो इनके हटाने की प्रक्रिया ये है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो कि इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ये 25वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, इससे पहले सुशील चंद्रा थे। ठीक है, अन्य तथ्य क्या है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वीएस रमा देवी थी। प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, जिसे हम शॉर्ट में SY कुरैशी भी बोल देते हैं। 1919 के अधिनियम से महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त है, जिसे हम माल्य मिंटो सुधार बोलते हैं। 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। निर्वाचन आयुक्त वरीयता क्रम में 9A क्रम में आता है। जितने भी पदाधिकारी हैं भारत के, राष्ट्रपति से लेकर अन्य जो निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री और अन्य कई आयोगों के अध्यक्ष, उनको एक क्रम प्रदान किया गया है। फर्स्ट क्रम पर कौन रहेगा, सेकंड पर कौन रहेगा, थर्ड पर कौन रहेगा, फोर्थ पर कौन रहेगा। उसी क्रम में 9th में आता है हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए यहाँ एक प्रश्न है कि अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन न्यायाधीश हैं जो भारत से है। ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसको सर्च करके याद कर लीजिएगा। यह आपसे स्वीप का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि स्वीप का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, यहाँ SWEEP हो गया है, SVEEP होना चाहिए। सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये 2009 में आया था। IIIDM का फुल फॉर्म इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2011। इसके अलावा निर्वाचन आयोग कई सारे ऐप जारी करता रहता है समय समय पर। CVGIL ऐप हो गया, समाधान ऐप हो गया, अभी हाल ही में गरुड़ भी चर्चा में रहा है। तो निर्वाचन की जितनी प्रक्रिया है उससे रिलेटेड ऐप जारी होते रहते हैं। दूसरा हमारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। यह एक संवैधानिक आयोग है जिसका वर्णन भाग 9 में अनुच्छेद 243 का के तहत किया गया है। 273वां संविधान संशोधन जो आया था पंचायत और नगरीय निकाय से संबंधित है। इसके भाग 9 में अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई थी। यह एक सदस्यीय निकाय है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। इसके कार्यकाल को लेकर संदेह रहता है, कंफ्यूज रहते हैं लोग, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष 66 वर्ष रहता है। यह निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर 6 वर्ष 66 वर्ष ही दिया हुआ है, तो आप इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा। ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं और इनको हटाने की अधिकारिता जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को भी हटाया जाता है। पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे NV लोहानी और वर्तमान में जो हैं बसंत प्रताप सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के 6वें राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन जो सचिव थे वो श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे और प्रथम महिला सचिव थी श्रीमती विजया श्रीवास्तव। वर्तमान सचिव हैं BS जामोद। 15 अप्रैल 1994 को
प्रथम पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। चुनाव नामक मोबाइल ऐप जो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका ध्येय वाक्य है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इसका ध्येय वाक्य क्या है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। दूसरा आता है आपका संघ लोक सेवा आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय है। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन हमको मिलता है। 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन हुआ था ली आयोग की सिफारिश पर 1919 के अधिनियम द्वारा। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। अनुच्छेद 316 में इनके कार्यकाल के बारे में वर्णन है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति महोदय द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। कदाचार और क्षमता के मामले में राष्ट्रपति क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय से बोलते हैं कि आप इस पर जांच करो। फिर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद अपनी सिफारिश देता है कि हाँ, ये इन पर जो अपराध लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, वो सही है। फिर राष्ट्रपति महोदय इनको हटा देते हैं। पहले अध्यक्ष थे रॉस वॉकर्स। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष रॉस बॉस थे। पहले भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी थे और वर्तमान में जो अध्यक्ष वो मनोज सोनी है। यहाँ पे मनोज पांडे मिसप्रिंट हुआ है। मनोज सोनी 32वें अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैत्यू थी। स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष थे HK कृपलानी। वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। मैकाले समिति प्रतियोगी परीक्षा के लिए इन्होंने मैकाले समिति ने सिफारिश की थी। विश्व का पहला लोक सेवा आयोग इंग्लैंड में गठित किया गया था। 1922 में भारत में परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ था। 1922 में भारत में परीक्षा का पहली बार आयोजन किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल आयोग 1 अप्रैल 1937 को बना था। सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा के जनक कहे जाते हैं। अगला है हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। यह संवैधानिक निकाय है। भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन हमको मिलता है। इसकी अधिसूचना जो है 27 अक्टूबर 1956 को जारी की गई थी और स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्यपाल महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 316 के तहत ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय को सौंपते हैं और इनको हटाने की अधिकारता राष्ट्रपति महोदय के पास है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद इनको हटा सकते हैं। पहले अध्यक्ष थे DB रेगे। पहले अध्यक्ष थे DB रेगे। वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा। DB रेगे ये कहीं कहीं कंफ्यूज करता है। कहीं DB लिखा रहता है और कहीं पर DB लिखा रहता है। तो जहाँ DB लिखा हो वो आपको सही मानना है। तो DB रेगे पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में राजेश लाल मेहरा हैं। इसका मुख्यालय इंदौर में है। वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा हैं। प्रथम परीक्षा का आयोजन 1958 में किया गया था। 1966 में मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी की स्थापना हुई थी, जिसे 2001 में RCPV नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी नाम दिया गया। इनकी पुनर्नियुक्ति पर निषेध है। इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी सदस्य को पुनः सदस्य नहीं बनाया जा सकता। सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। इनको जांच के दौरान निलंबन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगर इनके आरोप लगाए इन पर कोई कदाचार अक्षमता का और जांच चल रही है, अगर उस समय राज्यपाल महोदय इनका निलंबन कर सकते हैं। निलंबन की अधिकारता राज्यपाल महोदय के पास है, लेकिन हटाने की अधिकारता राष्ट्रपति महोदय के ही पास है। और हमारा अगला आयोग है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षा का वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 मिलता है। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत। यह एक सदस्यीय संस्था है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संसद में 1971 के अधिनियम के तहत इनका कार्यकाल होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षा से संबंधित जो अधिनियम है वो 1971 का अधिनियम है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। इनका ये जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं और इनको हटाने की अधिकारता भी राष्ट्रपति महोदय के पास है।
वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के समान ही जो हटाने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जाता है। पहले नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक थे बी नरहरि राव, वर्तमान में है शशिकांत दास, जो कि भारत के 15वें कैग हैं। शशिकांत दास भारत के 15वें कैग हैं। महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के तहत इनकी कर्तव्य शक्तियों सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है। कैग वरीयता क्रम में 9 का या 9A क्रम पर होता है। लोक लेखा समिति का गाइड मार्गदर्शक मित्र कहा जाता है इसको। 1958 में जम्मू कश्मीर क्षेत्राधिकार में शामिल हुआ। 1753 में लेखा विभाग की स्थापना और 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कैग का पद बनाया गया था। ये सारे फैक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं कि किस अधिनियम के तहत इसकी कर्तव्य शक्तियाँ सेवा शर्तों का निर्धारण होता है, वरीयता क्रम में किस क्रम पर आते हैं ये, लोक लेखा समिति गाइड मित्र किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर क्षेत्राधिकार में कब शामिल हुआ था 1958 में, लेखा विभाग की स्थापना कब हुई थी 1753 में, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कैग के पद का सृजन कब किया गया था तो वो किया गया था 1857 में। फिर आता है आपका अनुसूचित जाति आयोग। ये भी संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन है भाग 16 में। ठीक है, 19 फरवरी 2004 को इसका गठन हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 5 होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। नियुक्ति करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय। उनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष होता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को ही देते हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे सूरज, इनको हटाने की भी अधिकार राष्ट्रपति महोदय के ही पास है। पहले अध्यक्ष थे सूरजभान सिंह, वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय सांपला, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम महिला अध्यक्ष सुरेखा लम्बसुरे, सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत। ये जो आयोग है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 29 सितंबर 1995 को की गई थी। वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री आनंद सिंह अहिरवार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 338A के तहत इसका गठन हुआ है और वर्णन भाग 16 में मिलता है। ठीक है, 19 फरवरी 2004 गठन, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति महोदय इनको हटाते हैं। पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम, वर्तमान हैं जो 6वें अध्यक्ष हैं वो हर्ष चौहान है। प्रथम महिला अध्यक्ष थी उर्मिला सिंह। GS दुरे ने जो ST वर्ग के लोग हैं उनको पिछड़े हिंदू कहा है। पिछड़े हिंदू संज्ञा किसने दी है? GS दुरे ने। आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बाबा को कहा जाता है। पहली बार जनजाति शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन ने किया था 1928 में, और पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में मिलता है। सिविल न्यायालय की इनकी शक्ति प्राप्त हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत हैं। तो ठक्कर बाबा को आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है। GS दुरे ने इनको पिछड़ा हिंदू कहा है। पहली बार जनजाति शब्द का प्रयोग 1928 में साइमन कमीशन ने किया था, और पहली बार ST शब्द का प्रयोग किया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। हमारा अगला आयोग है मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 की गई थी। प्रथम अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र मरावी और वर्तमान अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। फिर आते हैं हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यह संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 338B के तहत भाग 16 के अनुच्छेद 338B के तहत इसका गठन हुआ है। 14 अगस्त 1993 को इसका पहली बार गठन हुआ था। संवैधानिक दर्जा इसको 11 अक्टूबर 2018 को दिया गया है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 11 अक्टूबर 2018 को संवैधानिक दर्जा। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, टोटल 5 सदस्य होते हैं। SC आयोग, ST आयोग और OBC आयोग तीनों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, टोटल 5 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे अपना। राष्ट्रपति महोदय इनको हटाएंगे। पहले अध्यक्ष थे RN प्रसाद, वर्तमान में भगवान लाल साहनी हैं।
हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। उपाध्यक्ष लोकेश कुमार प्रजापति हैं। क्रीमी लेयर की अवधारणा दी गई थी पहली बार। पहले जो लिमिट थी वो 1 लाख थी, वर्तमान में 8 लाख है। इंदिरा साहनी बाद 1992 में आया था, जो आरक्षण से संबंधित है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान सदस्य हैं जो सुधा यादव, कुशलेंद्र सिंह पटेल, थालू जी आचार्य। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है ये निकाय। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 13 मार्च 1995 में की गई थी। प्रथम अध्यक्ष श्री बसंत राव उइके थे। वर्तमान अध्यक्ष हैं राधेलाल बघेल। महिला आयोग। महिला आयोग अधिनियम 1990 की संख्या 20, ये 1990 का अधिनियम है, संख्या 20, अध्याय 5, धारा 17, 41वें गणतंत्र दिवस पर इसकी नियुक्ति की गई थी। सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत गठित हुआ। एक अधिनियम के तहत गठित हुआ, इसलिए इसको सांविधिक वैधानिक कानूनी निकाय बोलते हैं। 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। धारा 3 में इसकी संरचना का वर्णन है। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य प्लस 1 सचिव, कुल 7 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष का होता है। ये अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं। इनको हटाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है। पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, वर्तमान में रेखा शर्मा 9वीं अध्यक्ष हैं। इनको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य करते हैं। यानी इसका नोडल मंत्रालय क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आयोग के कार्य क्या हैं? जघन्य अपराधों, जिस धारा 10 के तहत जितने भी जघन्य अपराध होते हैं उनकी ये जांच करता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1998 को महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत किया गया। स्थापना हुई थी 23 मार्च 1998 को 1995 के अधिनियम की धारा 3 के तहत। मध्य प्रदेश महिला आयोग की पहली अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्रीमती हेमावती पोर्ते हैं और वर्तमान अध्यक्ष हैं शोभा ओझा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शोभा ओझा। अगला आयोग है हमारा मध्य प्रदेश महिला आयोग। मध्य प्रदेश महिला आयोग राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत गठित हुआ था। 1998 में 1995 धारा 3 के तहत 1 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य, 1 सचिव होते हैं। इसमें नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। त्यागपत्र राज्य सरकार को देते हैं। इनको हटाने की अधिकारता भी राज्य सरकार के पास है। वर्तमान अध्यक्ष हैं शोभा ओझा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित हुआ था। ध्येय वाक्य है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। इनका ध्येय वाक्य पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। जैसे कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2021 को मनाया गया, तो उसकी थीम पूछ लेंगे आपसे कि क्या थीम है, तो ये आपको याद रखनी है। 12 अक्टूबर 1993 में गठन हुआ था। एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्यों में 5 सदस्य जो होते हैं पूर्णकालिक होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य, इन टोटल 13 सदस्य निकाय है ये। राष्ट्रपति द्वारा पीएम के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती है। 3 वर्ष 70 वर्ष का कार्यकाल होता है। धारा 6 के तहत राष्ट्रपति को एक प्रापत्र देते हैं। राष्ट्रपति महोदय इनको हटा सकते हैं उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। रंगनाथ मिश्रा पहले अध्यक्ष थे, वर्तमान नरेंद्र कुमार मिश्रा हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग गठन 13 सितंबर 1995 को 1993 अधिनियम की धारा 21 के तहत किया गया था। आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग गठन 1993 अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया था, तो वो धारा है 21। पहले अध्यक्ष थे धर्माधिकारी एम धर्माधिकारी। वर्तमान नरेंद्र कुमार जैन है। मुख्यालय पर्यावास भवन भोपाल में है। ये जो राष्ट्रपति पीएम नेतृत्व वाली समिति होती है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति नहीं होते, इसकी गलती आप मत करना। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष 7 धारा 37 के तहत इसका गठन हुआ था। इसमें अध्यक्ष 7 होती है। धारा 37 सामरिक निकाय है। बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित 5 मार्च 2007 को। इसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार नियुक्ति करती है इसकी, ठीक है।
इनके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष 65 वर्ष होता है। सदस्यों का 3 वर्ष 60 वर्ष होता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल अलग अलग होता है। ये अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को सौंपते हैं। ये अपना त्यागपत्र जो है केंद्र सरकार को सौंपते हैं और इनको हटाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास। पहली अध्यक्ष शांता सिन्हा, वर्तमान प्रियंका कानून को। संयुक्त राष्ट्र समझौता हुआ था बाल अधिकारों पर, तो उसकी डेट आपसे पूछ लेंगे। 20 नवंबर 1989 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता। धारा 17 के तहत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। धारा 3 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन होता है। धारा 17 के तहत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 22 दिसंबर 2007 को गठन हुआ था। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग वर्तमान अध्यक्ष है राघवेंद्र शर्मा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राघवेंद्र शर्मा। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग सांविधिक निकाय है। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के तहत गठित। 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य होते हैं। अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर। कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष होता है। 2019 में संशोधन के अनुसार पहले कार्यकाल 5 वर्ष था, फिर 2019 में संशोधन हुआ तो कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार के पास आ गया। त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद है। बजात हबीबुल्ला पहले अध्यक्ष थे, वर्तमान में वाईके सिन्हा है। प्रथम महिला अध्यक्ष दीपक संधू थी। सिविल न्यायालय की इनको शक्ति प्राप्त है। 30 दिनों के अंदर सूचना देना आवश्यक है। अगर ये नहीं देते हैं तो 25,000 रुपये इन पर जुर्माना लगता है। सूचना न देने पर 250 रुपये प्रतिदिन राशि देनी होगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सूचना आयोग का नोडल एजेंसी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो है सूचना आयोग की क्या है? नोडल एजेंसी है। कार्यकाल 3 वर्ष 2019 के संशोधन के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005 को। पहले अध्यक्ष TN श्रीवास्तव, वर्तमान अरविंद कुमार शुक्ला हैं। राजा केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2013 के तहत गठित हुआ है। 11 फरवरी 1994 को, 25 अगस्त 1998 को इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया अध्यादेश द्वारा। लेकिन 2003 के अधिनियम के द्वारा इनको अध्यादेश जो है वो वैधानिक दर्जा इनको आधिकारिक रूप से प्रदान किया गया था 2003 में। धारा 3 के तहत इनकी संरचना है। बहुसदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष प्लस 2 या 2 से कम सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा PM के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। जिसमें PM होते हैं, लोकसभा विपक्ष का नेता होता है और केंद्र सरकार का कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री होता है, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री हो गए। 4 वर्ष 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। धारा 5 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद इनको हटा सकते हैं। SN श्रीनिवास राव पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। वर्तमान में 18वें क्रम के सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश N पटेल। ये अपडेटेड अध्यक्ष हैं सारे, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती इनकी। संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। जांच संबंधी अधिकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत इनको शक्ति प्राप्त है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यह सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत अर्ध न्यायिक निकाय है। 18 अक्टूबर 2010 को गठन हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष और न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 10 न्यायिक सदस्य होते हैं, 10 गैर न्यायिक। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष वगैरह बनते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष 70 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष 66 वर्ष होता है। ये अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देंगे। इनको हटाने का अधिकार तक केंद्र सरकार के पास है। अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाए जाएंगे। गैर न्यायिक सदस्य
बिना जांच के हटाए जा सकते हैं, जबकि अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जाएगा। पहले अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पाठक, तीसरे अध्यक्ष हैं वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, दूसरे अध्यक्ष थे स्वतंत्र कुमार। पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला भारत जो है पहला विकासशील देश बना है और दुनिया का तीसरा देश है। पर्यावरण न्यायाधिकरण यानी हरित न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है, तीसरा भारत है। लेकिन अगर पहले विकासशील देश की बात करें तो वो भारत ही होगा। 3 वर्ष की सजा, 10 करोड़ जुर्माना। अगर इसके जो प्रावधान है उनका कोई उल्लंघन करता है तो 3 वर्ष की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना। सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ 90 दिन के अंदर अपील की सकती। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा भी गया था पिछली पीढ़ी में कि एनजीटी के किसी आदेश के खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी हो तो कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, तो वो 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। अगला आयोग है हमारा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। यह न्यायिक निकाय, यह सामरिक निकाय है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत की धारा 16 फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की धारा 16 है, उसके तहत इसका गठन हुआ था। 21 जुलाई 2017 को एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव होते हैं। टोटल 7 सदस्य होते हैं। राज्य सरकार नियुक्ति करती है। 5 वर्ष 65 वर्ष कार्यकाल होता है। त्यागपत्र राज्य सरकार को देते हैं। राज्य सरकार इनको हटा सकती है। पहले अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष दोनों ही राजकिशोर स्वाई हैं। सदस्य हैं दुर्गा डावर जो मंदसौर से रिलेटेड है, किशोर खंडेलवाल उज्जैन से। अनुच्छेद 47 नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक है। दोस्तों अनुच्छेद 47 हमारे DPSC में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल एक अनुच्छेद है जो राज्य को यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाए। अनुच्छेद 45 राज्य पोषण स्तर का ध्यान रखेगा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि राज्य खाद्य आयोग गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो 45 और 47 अनुच्छेद 45 और 47 के तहत गठन किया गया है। 7 जून 2019 प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। आपको बताना है कि 7 जून 2022 को जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है, ये आपका होमवर्क है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको याद करके जाइएगा। 7 जून 2022 को कौन सा विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है, ठीक है। जो एनजीटी के बारे में जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, यह पर्यावरण संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक सुनवाई कर सकता है। एनजीटी जो है पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत सुनवाई करता है और यह एक न्यायिक निकाय है और इसकी नियुक्ति जो है सलाह पर की जाती है, समिति की सिफारिश पर। जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर की जाती है। एनजीटी स्थापित करने वाला पहला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है भारत। पहला विकासशील देश है भारत। पहला विकासशील देश जिसने एनजीटी की स्थापना की है तो वो है आपका भारत। यह 7 कानूनों के तहत सुनवाई करता है। एनजीटी जो है 7 कानूनों के तहत सुनवाई करता है। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। 2010 के अधिनियम के तहत यह एक सामरिक निकाय है। 2010 के तहत अधिनियम निकाय भी बोलते हैं। यह 7 कानूनों के तहत सुनवाई करता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एनजीटी गठन हुआ है, तो अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है, उसके तहत एनजीटी का गठन किया गया है। अनुच्छेद 48A के तहत गठन हुआ है। पर्यावरण की सुरक्षा 51A के तहत, यानी नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण सुधार। अनुच्छेद 323B जो कि हमें श्रम विवाद, पर्यावरण आदि के संबंध में अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो एनजीटी का गठन जो है, यह एनजीटी 7 अधिनियमों के तहत सुनवाई करता है। 7 कौन कौन से अधिनियम हैं? 7 अधिनियम में पहला अधिनियम आता है आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980। दूसरा आता है आपका जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। तीसरा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। चौथा है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। जैव विविधता अधिनियम 2002। इन अधिनियमों के तहत जो है एनजीटी सुनवाई करता है। 7 कानूनों के तहत वह नागरिक मामलों की शिकायतों के निवारण हेतु उत्तरदायी है। ये मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग भी हो गया। अब हमारा देखना है हमको कि जो संबंधित खाद्य आयोग हैं इनके नोडल एजेंसी कौन है।
तो मानवाधिकार आयोग के लिए गृह मंत्रालय, लोक सेवा आयोग, सूचना आयोग और सतर्कता आयोग के लिए कार्मिक मंत्रालय। आपसे पूछ लेंगे कि इनके लिए जो नोडल एजेंसी या आधिकारिक मंत्रालय कौन सा है, तो मानवाधिकार आयोग के लिए गृह मंत्रालय है, लोक सेवा आयोग के लिए कार्मिक मंत्रालय है, सूचना आयोग के लिए कार्मिक मंत्रालय है, सतर्कता आयोग के लिए कार्मिक मंत्रालय है, निर्वाचन आयोग के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय, महिला आयोग बाल संरक्षण आयोग के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग आयोग हम अभी आगे भी पढ़कर आए हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, जनजाति आयोग के लिए जनजाति मामलों का मंत्रालय है और हरित न्याय अधिकरण के लिए पर्यावरण मंत्रालय, ये इनकी नोडल एजेंसी है। दोस्तों, हमारा यूनिट 10 का सुपरफास्ट रिवीजन हमने बहुत ही कम समय में आपके सामने मेन तथ्य लाने की कोशिश की है। आशा है कि आपकी तैयारी में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आप अपनी तैयारी को आगे की दिशा में लाते रहें, इसका सुपरफास्ट रिवीजन करें और कई बार इसको रट लें। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आपके बनेंगे, आप इसको रट लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपके सारे प्रश्न इससे बन जाएं। ठीक है, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत ही जल्द हम यूनिट 9 की समरी भी इसी प्रकार आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे, ताकि कम समय में आप उसका रिवीजन कर सकें। किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको फोकस करना है, ये भी हम आपको बताते जा रहे हैं। इस आग में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने पूरी कोशिश की है शामिल करने की। फिर भी एक दो अनुच्छेद हैं, जैसे डीपली जाते हैं, अनुच्छेद 338 का 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6, 7, 8, 9 में क्या है, ये आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। 335 में क्या है ना, 324 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या है, ये आप देख के जाइएगा। 315 से 323 तक के अनुच्छेद आपको रटे होने चाहिए। 315 में क्या है, 316 में क्या है, 317 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या है, 23 तक पूरा। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को सकारात्मक में लेते रहें और मेहनत करते रहें और सफलता निश्चित ही आपको प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच।